to revise a few point. ठीक है. Till now we have seen inheritance, ठीक? And we have seen that the variable of super type can always refer to any of the childs of the super type. ठीक है. The level of hierarchy doesn't matter. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू काउ, दैट इज ओके. Animal A is equal to new lion, that is okay, because lion and cow are the childs of or subclasses of animal. Animal A is equal to new animal कहूँ वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि सेम क्लास की बात हो रही है. अगर लायन क्लास का एक और चाइल्ड हो सब क्लास होता टाइगर नाम से, तो मैं कहता एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू टाइगर, ये भी कह सकता था, राइट. अगर लायन क्लास का एक और सब क्लास होता टाइगर, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की एनिमल हो गई, उसका चाइल्ड क्लास लायन हो गया, उसका चाइल्ड क्लास टाइगर हो गया. तो एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू लायन भी कह सकता हूँ, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू टाइगर भी कह सकता हूँ, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल भी कह सकता हूँ. ऑल दीज आर वैलिड थिंग्स, राइट, बिकॉज वी हैव गॉट इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन. Animal is an animal, perfectly fine. Lion is an animal, perfectly fine. Tiger being the child of animal, fine. But we cannot say a lion animal is a lion. We cannot say an animal is a lion. ठीक है, उसका उल्टा नहीं कह सकते. अगर उसका उल्टा नहीं कह सकते तो इसका मतलब है कि सिंपली कोड में आप lion L इज इक्वल टू न्यू एनिमल नहीं कह सकते. ठीक है, यानी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट ऑलवेज पेरेंट, लायन इज नॉट ऑलवेज लायन इज ऑलवेज एनिमल, बट एनिमल इज नॉट ऑलवेज लायन. तो ये वाला कोड जो है आपका, ये दिस इज फ्लॉड, दिस कैन नॉट वर्क. तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है. द अदर थिंग दैट वी हैव लर्न अबाउट is the difference between the is a relationship and has a relationship. ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्या डिफरेंस था is and has a relationship में? इनहेरिट इज में होता है, कह रहे हैं ना लायन इज अ एनिमल. ठीक है, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप. हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, जैसे अ कस्टमर हैज अकाउंट. ठीक है, और अब ये कहें कि इफ अ कस्टमर हैज मेनी अकाउंट्स, तो इसका मतलब अकाउंट्स का कलेक्शन आ गया वहां पर, चाहे वो स्टैटिक करे हो, चाहे वो डायनामिक करे हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, व्हाटएवर कलेक्शन. फाइन, क्लियर है? अच्छा, एक चीज हैज रिलेशनशिप में नोट करने की है. आ, देखो, जब आप थोड़ा सा मैं बियॉन्ड जा रहा हूँ जावा की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है ये. जब आप बात करते हैं इस तरह के कोड की, जैसे कस्टमर, एक मिनट, देख क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो. माय पेन इज नॉट वर्किंग. ठीक है, तो इसको फायदा नहीं है. ड्रॉ किए कैसे बताऊं? देखो, बेसिकली जब हम क्या कह रहे हैं, इस तरह कोड लिख रहे हैं, कस्टमर क्लास कस्टमर डिफाइन किया आपने, उसमें कहा अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट. तो क्लास कस्टमर के अंदर अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, तो कहें हम क्या कहेंगे, हम कस्टमर हैज अकाउंट, कस्टमर हैज अकाउंट, राइट. तो बेसिकली कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है, और जितने ऑब्जेक्ट से वो बना है वो सारे उसके कंपोजिट कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? कंपोजिट कहलाएंगे, यानी अकाउंट इज कंपोजिट, राइट. Customer name is again a string, so that is again one of the object which is composing the composed, that is customer, so that will be
कॉल्ड कंपोजिट, राइट। कंपोस्ट जो कहते हैं हम, किसका मतलब एक क्लास, वन क्लास इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अदर क्लासेस, राइट। सिंपल सी बात है। अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि हैज रिलेशनशिप का मतलब कंपोस्ट टर्म बीच में आ रहा है, राइट। बेसिकली कंपोजिशन से रिलेटेड है। कंपोजिशन और एग्रीगेशन दो एसोसिएशन होते हैं जो हैज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, गुड मॉर्निंग, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे कंपोजिशन एग्रीगेशन में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। हालांकि कोड में आपके कभी भी दोनों में से कुछ भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोड में बेसिकली उसका असर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोजिट एंड वंस द कंपोज्ड इज डिलीटेड, इन जावा टर्म्स गार्बेज कलेक्टेड, ऑल द कंपोजिट्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक डिपार्टमेंट हमारा बंद हो गया तो उस डिपार्टमेंट के सारे टीचर छोड़ के यूनिवर्सिटी चले गए, तो डिपार्टमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टीचर्स, ठीक है। नाउ वंस द डिपार्टमेंट इज क्लोज्ड, all the teachers has left the university or college, so the instances of the teachers, those particular teachers is also removed, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो बन रहा है कंपोजिशन का बन रहा है, ठीक है। नाउ इफ आई से a room is composed of four walls, ठीक है, let me say the authorities decided to remove this room, ठीक है, make it open space, तो उन्होंने क्या करा, एक साइड, दो साइड, तीन साइड का वॉल हटा दिया, है ना। लेकिन इस साइड का जो वॉल है ये अभी भी दूसरे रूम का पार्ट है। इसका मतलब विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंपोज रूम, ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द कंपोजिट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, they are still referred by some other room object. So this is what we call as aggregation. So rooms are aggregated to form a walls are aggregated to form a room, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एग्रीगेशन, ठीक है। कोड में हालांकि आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चाहे मैं इसको एग्रीगेशन कहूँ चाहे मैं कंपोजिशन कहूँ, बेसिकली जब मैं हैज रिलेशनशिप कर रहा हूँ तो दोनों इंक्लूसिव है, ठीक है। कोड पैसा क्यों नहीं पड़ रहा है आप सोचिएगा क्यों मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन के बारे में सोचिएगा, कोड अगर बन रहा है तो क्यों क्यों असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो कि बहुत बियॉन्ड चले जाएंगे हम लोग अपने डिस्कशन से, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एनीवेज, तो रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। हैज रिलेशनशिप यानी कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ या एग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ, बोथ इक्वली वैलिड। और इज रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप अब डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने में आपको इन सेंटेंसेस से आप बहुत चीजें इनिशियली, जब तक आप बहुत वेल सीजन डेवलपर नहीं हो जाते हैं तब तक ये सेंटेंसेस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑब्जेक्ट किसका पार्ट बनेगा, तो आपने कहा कस्टमर हैज अकाउंट्स, so that means customer has a collection of accounts, so you have to think about a collection, a list kind of thing in customer. When you say a lion is an animal, so that means animal is a parent type, lion is a child type, animal is a super type, lion is a subtype, and the reference variable of animal is going to hold any of its child. और रिलेशनशिप जितने भी लेवल में जा रहा है उससे मैटर नहीं करता, हर लेवल के लिए जो पेरेंट क्लास है, चाहे वो सेकंड जनरेशन का हो, थर्ड जनरेशन का हो, सबको सबके ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकता है पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा उतनी आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आई थिंक आई हैव कन्वेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये जो कोड हमने लिखा था, ये कोड सिर्फ इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए लिखा था कि एनिमल ए को अगर मैं कहूँ न्यू लॉयन, ठीक है, राइट, तो मैं ए पे कौन कौन से मेथड इन्वोक कर सकता हूँ। आप एनिमल क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए। एनिमल क्लास में ईट मेथड का इंप्लीमेंटेशन है, इसमें प्रिंट हो रहा है एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, जेनिक इंप्लीमेंटेशन। मूव है, एनिमल इज मूविंग, जेनिक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। काउ क्लास में देखिए, काउ क्लास में ईट को ओवरराइड किया गया है, यानी ईट की डिफिनेशन को चेंज किया गया है। तो भले ही वेरिएबल एनिमल ए का हो, लेकिन रन टाइम पे अगर उस पे ईट मेथड कॉल हो रहा है तो ईट मेथड का कंट्रोल कहाँ फ्लो आएगा, काउ वाले ईट मेथड पे आएगा, जो कि यहाँ ओवरराइड हो चुका है। अगर हमने यहाँ पे ओवरराइड ना किया होता तब कंट्रोल कहाँ जाता, एनिमल क्लास के ईट मेथड पे जाता। डायनेमिक मेथड डिस्पैच इसी को कहते हैं, ये डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, राइट। ओवरलोडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाती है।
और ये रन टाइम में एक्स्ट्रा सीपीयू आपका खा रहा है रिजॉल्व करने के लिए, फाइन, बट यू हैव द एडवांटेज, ठीक है। देयर आर समटाइम्स ट्रेड ऑफ दैट यू डू फॉर सम पर्पस, ठीक है। मूव मेथड को भी आपने यहाँ पे ओवरराइड कर रखा है, ठीक है। तो यानी काउ क्लास में एनिमल क्लास से आने वाले दोनों मेथड ईट और मूव दोनों की डिफिनेशन आपने चेंज कर दी है, ओवरराइड कर दी है, राइट। लेट्स सी अबाउट द लाइन। लाइन क्लास में आपने क्या करा था, ईट क्लास को आपने ओवरराइड किया है, एक ईट मेथड को ओवरराइड किया है, दूसरे ईट मेथड का आपने क्या किया है, ओवरलोडिंग करी है, ओवरलोडिंग इन द चाइल्ड क्लास, दैट इज पॉसिबल क्योंकि पैरामीटर चेंज हो रहा है ना। आप देखो ईट में अब यहाँ एक वैल्यू ले रहा है, फूड वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पास होगी और वही वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहा है, राइट। तो एक ईट मेथड चाहे ये यहाँ पे आप ओवरराइड करते तो ठीक, न करते तो भी पेरेंट क्लास एनिमल क्लास से आता यहाँ पर, ठीक है। दूसरा वर्जन आपने लिखा है जिसमें आप एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो ओवरराइड है, ये वाला ओवरलोड है, फाइन। एंड दिस ओवरलोड इज एन एक्सटेंशन टू द एनिमल थ्रू लाइन, यानी ये लाइन का स्पेसिफिक है, एनिमल में नहीं मिलेगा आपको, फाइन। तो अगर आप चाहेंगे कि आप वेरिएबल ए पर मेथड खोजना चाहें, वो वाला ईट मेथड जिसमें एक पैरामीटर ले रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। वो सिर्फ वही दिख रहा है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, जो एनिमल में भी डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि एनिमल को पता है कि हमारे पास दो, एक ईट मेथड एक मूव मेथड है, दोनों कोई पैरामीटर नहीं लेते हैं। अगर चाइल्ड क्लास इसको ओवरराइड नहीं भी करता है तो बहरहाल ये मेथड इनहेरिट होकर वहां पहुंचेंगे और जब कॉल वहां जाएगी तो रन टाइम पे जेवीएम डिसअपॉइंट नहीं होगा, उसको एक मेथड मिल रहा है रन करने के लिए, राइट, फाइन। जेवीएम डिसअपॉइंट होगा तो आपका कोड रुक जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट ईट का वो वर्जन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर जो पैरामीटर लेता है, क्योंकि ए एनिमल टाइप का है, राइट। अगर ए एनिमल टाइप का ना हो करके लाइन टाइप का होता तो क्या होता आपको, ए पे देखिए वो मेथड भी अब दिखना शुरू हो गया, राइट। अब आप दोनों कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन लाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए मेक नॉइज इज अगेन एन एक्सटेंशन। जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस कॉलन की जगह आप यहाँ पे जावा में एक्सटेंड यूज करते हैं, तो ये ज्यादा वर्बोस है। ये सिर्फ यही इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास से, बल्कि ये भी आपको बता रहा है कि आप इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास से। यानी पेरेंट क्लास की डिफिनेशन में जो कुछ आपने डिफाइन कर रखा है उससे कुछ प्लस प्लस एडिशनल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। तो एक्सटेंड का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो क्लियर कट पिक्चर आपको ये दे रहा है वर्बोस यूज करके। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आप चाहे तो ए डॉट मेक नॉइज चाहे तो वो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने ये भी डिफाइन आपको बताया था कि अगर इवन द एनिमल क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल है, फाइन, तो उस कंडीशन में भी अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर लाइन असाइन हो रहा है तो असाइन होने के बावजूद आप लाइन क्लास के किसी पर्टिकुलर एक्सटेंडेड मेथड को कॉल कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्ट। यानी लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस वेरिएबल तो ए का बन रहा है, ए रेफरेंस वेरिएबल को कास्ट करें आप एक्सप्लिसिटली लाइन क्लास में, तो आप एक्सटेंडेड मेथड भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, अगर याद ना हो तो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं जब आप बताएंगे कि आप जावा जानते हैं तो, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो कोड हमने लिखा था इसमें क्या करा था, चॉइस नाम के वेरिएबल को हमने वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करके उसमें डाला था, राइट, चॉइस नाम के वेरिएबल में, ठीक है। स्कैन डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, एक वर्ड को रीड करेगा, वर्ड स्ट्रिंग टाइप का है, उसको डालेगा चॉइस में, और चॉइस अगेन इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अब हम चॉइस को कंपेयर कर रहे हैं, चॉइस डॉट इक्वल्स काउ, अगर काउ है तो क्या करेंगे, ए में काउ का ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, अदरवाइज एल्स इफ चॉइस इक्वल्स इग्नोर केस। देखिए इक्वल्स और इग्नोर केस दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप इक्वल्स भी कॉल कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस भी कॉल कर सकते हैं ऑन द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओनली, नॉट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, सिर्फ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। किसी और ऑब्जेक्ट पे आप इक्वल्स कॉल कर सकते हैं, इक्वल्स जो है किसी भी तरह का अकाउंट का ऑब्जेक्ट हो उससे भी कॉल कर सकते हैं, यानी अकाउंट का रेफरेंस वेरिएबल हो जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो। जब मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं इसका मतलब रेफरेंस वेरिएबल व्हिच इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो उससे भी आप इक्वल्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं अभी दोबारा आऊंगा इस पॉइंट पर।
So if choice equals cow, then A is now holding a object of cow at the runtime. If choice equal to इग्नोर केस लाइन यानी कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर किसी भी केस में आप लिख दे लाइन को, अगर लाइन आ रहा है तो उसको उस कंडीशन में लाइन का ऑब्जेक्ट ए को असाइन हो जाएगा। ठीक है, दो तरह से हमने कंडीशन चेक करी है। एल्स अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो एनिमल का ऑब्जेक्ट असाइन हो जाए, वरना क्या होगा, ए नल रह जाएगा, और जब ए नल रह जाएगा तो उस कंडीशन में ए डॉट ईट और ए डॉट मूव ये मेथड जब आप कॉल करेंगे तो पहले ही मेथड कॉल पर आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, यानी प्रोग्राम आपका हॉल्ट कर जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? ये मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको, डेमोंस्ट्रेशन किया था कि नहीं? आई थिंक किया था। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमने कोड लिखा था सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि डायनेमिकली वेरिएबल ए में डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस कीबोर्ड से जो आप दे रहे हो तो रन टाइम पे दे रहे हैं, वो कंपाइल टाइम पे तो है नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि काउ का ऑब्जेक्ट आएगा, लायन का ऑब्जेक्ट आएगा या एनिमल का ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो कंपाइलर ये क्लेम कर रहा है कि चूंकि वेरिएबल आपका एनिमल टाइप का है तो मैं सिर्फ एनिमल के ही मेथड को कॉल करने दूंगा, मुझे किसी भी क्लास के एक्सटेंडेड मेथड का पता नहीं है, तो कंपाइलर अपने इस क्लेम में सही है, क्योंकि कल को उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन होना है ये डिपेंड करेगा रन टाइम पर, और उस ऑब्जेक्ट में जो जो मेथड आप कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में वो स्टैंडर्ड मेथड है कि नहीं है नहीं पता। लाइन में मेक नॉइज मेथड था, अगर काउ का ऑब्जेक्ट असाइन हो गया ए में तो काउ में मेक नॉइज मेथड नहीं है, तो ए डॉट मेक नॉइज अगर अलाउड होता कॉल करना तो फिर जेवीएम को प्रॉब्लम हो जाती, उसको वो मेथड नहीं मिलता, तो कंपाइलर डिफेंसिव है। सेम कंडीशन आती है जब आप एक पैरामीटर को किसी दूसरे मेथड में कॉल करते हैं, वहां ऐसे करते हैं, तो जब कॉल कर रहे हैं तो वहां पे क्या पास हो रहा है यू डोंट नो। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर? तो पूरी डिस्कशन का ये है कि कंपाइल टाइम पे आप किसी वेरिएबल पे कौन से प्रॉपर्टीज और कौन से बिहेवियर यानी मेथड्स को एसेस कर सकते हैं, वो डिसाइड होगा टाइप से, यानी इस वाले कोड से, लेफ्ट साइड वाले कोड से इक्वल टू के। ठीक है, और रन टाइम पे बिहेवियर में कॉल जो डिस्पैच होगा किस मेथड पे डिस्पैच हो रहा है वो डिसाइड होगा किससे, राइट साइड वाले कोड से, यानी रियल ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है। ठीक है, अगर काउ का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो काउ का ईट मेथड कॉल होगा अगर ओवर रिटर्न प्रोवाइड कर रखा है, नहीं कर रखा है तो एनिमल का होगा। ठीक है, तो कॉल किस पे जा रही है ये डिसाइड रन टाइम पे होगा, और रन टाइम पे हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का लोकेशन रन टाइम पे हो रहा है। लेकिन कॉल करने के लिए आप अथोराइज किस चीज के लिए है वो कंपाइलर डिसाइड कर रहा है, कोड को यही कंपाइल होने से रोक देगा अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, और वो डिसाइड होगा लेफ्ट साइड से। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू दिस इक्वल्स। देखिए, अगर हमारे पास वेरिएबल ऐसे होता है इंटीजर x इज इक्वल टू 8, इंटीजर y इज इक्वल टू 9, ओके, इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे अगर कंपेरिजन करना होता वेदर x इज इक्वल टू y तो मैं क्या कहता इफ x डबल इक्वल टू y। फाइन, ट्रू वाले कंडीशन में आप क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x डबल x इक्वल्स टू y। फाइन, एल्स x is not equals टू y और इक्वल टू y। ठीक है, कोड सही है। फाइन, ये हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं सी सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में, बट व्हेन इट कम्स टू अ कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दिस सॉर्ट ऑफ डबल इक्वल टू कंपैरिजन विल नॉट वर्क। ठीक है, क्यों काम नहीं करेगा? से फॉर एग्जांपल let me let me put this whole code into comment again at block comment। ठीक है, इतना ही कोड हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये कोड काम करेगा, राइट? किसी को डाउट है तो चला के देखिए, करेगा ना? ठीक, अगर हमको ऐसा होता जैसे मैं कहता स्ट्रिंग
str1 is equal to new string hello डबल कोट्स, एक स्ट्रिंग ये हुई, ठीक है, स्ट्रिंग str2 is equal to new string hello. Now tell me whether both these strings are equal or not. No or yes? No in what context and yes in what context? एड्रेस के टर्म में इक्वल नहीं होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है, यानी वैल्यूज तो इक्वल है, ऑफ कोर्स वैल्यूज इक्वल है। तो अगर मैं ये डिसाइड करना चाहूँ कि ऑब्जेक्ट के कंटेस्ट में इक्वलिटी ट्रू हो रही है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ट्रू हो रही है, ठीक है। अकाउंट क्लास है, अकाउंट क्लास अगर दो अकाउंट का के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है और मैं दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहता हूं और ये पता करना चाहता हूं दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं है, तो उसके कंडीशन में जो हमारा कंपैरिजन का पैरामीटर होता है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग के केस में हम क्या देख रहे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अगर दोनों इक्वल हैं, इवन द केस आर इक्वल, देन वी से दैट दे आर इक्वल, फाइन। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही है ना, अकाउंट है, अकाउंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो उसके कंटेक्स्ट में यानी सिमेंटिकली अगर हम ये जज करना चाहें कि दो अकाउंट के ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं, मीनिंगफुली अगर हम जज करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों की अकाउंट आईडी सेम है तो इसका मतलब दोनों अकाउंट सेम है, यानी दोनों अकाउंट ऑब्जेक्ट सेम है। एक कार ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, कार का मैन्युफैक्चरर होगा, उसका कलर होगा, उसका से फॉर एग्जांपल उसका मॉडल होगा, ईयर ऑफ मॉडल ईयर होगा, तमाम चीजें होंगी, राइट। लेकिन अगर दो कार के ऑब्जेक्ट हम कंपेयर करना चाहते हैं मीनिंगफुली, तो क्या चीज हम डिसाइड करेंगे, किस चीज से डिसाइड होगा कि ये इक्वल है कि नहीं है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर जिसे कहते हैं, वही तो आपके आरसी पे लिखा होता है इंजन नंबर, ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है व्हिच इज यूनिक। There could be one unique properties or a number of unique properties they which can club together to form a context of equality or a meaning of equality, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे अगर, तो इक्वलिटी का मतलब आपके ऑब्जेक्ट को मीनिंगफुली बिजनेस का बिहेवियर डिसाइड करेगा या डिफाइन करेगा, राइट। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये str1 एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, str2 एक दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें डबल इक्वल टू से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा str1 और यहाँ पे कह दिया str2, ठीक है, मीनिंगफुली हमें पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो कायदे से हमें आउटपुट मिलना चाहिए x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, बट वी विल नॉट गेट दिस आउटपुट, रीजन वाई, लेट्स सी। अच्छा मैंने कुछ प्रिंट कर रखा है, जस्ट अ सेकंड, पहले ये सब चीजें मैं हटा दूं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और तो कुछ कोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना सा कोड हमारे पास है, ठीक है। str1 को हम कंपेयर कर रहे हैं str2 से, आउटपुट क्या मिल रहा है, x इज नॉट इक्वल टू वाई। इन्होंने जैसे बताया कि ये दोनों str1 वेरिएबल और str2 वेरिएबल दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो देयर वैल्यू आर मीनिंगफुली सेम, और हमें 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 हमारा जो पर्पस है, अगर मीनिंगफुली सेम है तो हमें डिसाइड या आउटपुट हमें ये मिलना चाहिए, पर्पस ये है कि दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, str1 का कंपैरिजन हो रहा है और str2 का कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब str1 के अंदर जो स्टोर्ड है वैल्यू उसका कंपैरिजन हो रहा है, str2 के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका कंपैरिजन हो रहा है, और दोनों में स्टोर्ड क्या है, दोनों में स्ट्रिंग स्टोर्ड नहीं है, यानी हेलो जो कैरेक्टर सीक्वेंस है ये स्टोर्ड नहीं है, उनके अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर्ड है इन सम फॉर्म, ठीक है। तो एड्रेस तो जाहिर सी बात है, एड्रेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, न्यू आपने यूज करा, नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो दो अलग अलग आपने ऑब्जेक्ट बनाया विच आर मीनिंगफुली सेम, राइट, बट हियर बिकॉज वी आर कंपेयरिंग देम यूजिंग डबल इक्वल टू, तो हमें आंसर रॉन्ग मिल रहा है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करेंगे तो आप ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे,
आप क्या कहेंगे str1 डॉट इक्वल्स इक्वल्स, ठीक है, इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट str2 पास करेंगे। str1 से आप चेक कर रहे हैं str2 को, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट विल चेंज x इक्वल टू y, ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान रखिए प्रिमिटिव को आप चेक कर रहे हैं डबल इक्वल टू लगा के चेक कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव यानी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को चेक कर रहे हैं तो डबल इक्वल टू से चेक कभी ना करें, हमेशा डॉट इक्वल्स लगाएं, ठीक है। इक्वल्स हर ऑब्जेक्ट के लिए काम करना चाहिए। किसी किसी सिचुएशन में आपको उसको किस किस क्राइटेरिया पे काम करे, इक्वलिटी चेक करे, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बताना होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट आईडी को कंपेयर करो, कार ऑब्जेक्ट है तो इंजन नंबर और चेसिस नंबर को कंपेयर करो। इतने सारे वेरिएबल्स में उठा करके कुछ वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो किसको कंपेयर करना है हमें बताना पड़ेगा ना, बीइंग अ डेवलपर, ठीक है। तो हो सकता है इक्वल्स मेथड बाय डिफॉल्ट हमेशा ना चले, ठीक है। आपको कुछ करना पड़े कि वो सही कंपैरिजन का रिजल्ट मीनिंगफुली रिटर्न कर पाए, ठीक है। वो कैसे करना है एक दो क्लास के बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हम उसके करीब पहुंचेंगे। बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर इफ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट यूज इक्वल्स मेथड नॉट डबल इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू हमेशा रेफरेंस वेरिएबल के एड्रेसेस को या उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना जो कि एड्रेसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसीलिए देखिए एनिमल क्लास में जब मैंने चॉइस लिया, चॉइस में स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है तो वहां पे इक्वल्स यूज किया या चॉइस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यूज करा। इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो हर ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए डिफाइंड है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग में कंपैरिजन में कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि लोग काउ इंटर कर रहे हैं, सी स्मॉल कर दे, सी कैपिटल कर दे, बट दे आर इंटेंडिंग टू इंटर द काउ ओनली, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। नो मैटर व्हाट, कोई भी केस हो हम उस कंडीशन में उसको काउ के तौर पे एक्सेप्ट करने को तैयार है। इन दैट केस यू विल यूज choice डॉट इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली यू विल जस्ट यूज इक्वल्स मेथड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं सिंटेक्स में चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, जो हमने स्ट्रिंग को डिफाइन करा है। आपको पता है कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमेशा न्यू लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू ऑल द टाइम। जैसे नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल्स को की वैल्यू को हम असाइन करते हैं, जावा ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इवन द स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो आपको करेक्टली जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, न्यू यूज करके ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए जैसे बाकी बाकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट यू हैव अ शॉर्टकट ओवर हियर, ठीक है। आप इक्वल टू यूज करके डायरेक्टली आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, राइट। इस कंडीशन में आउटपुट क्या होगी, गेस करिए। डॉट इक्वल्स लगा हुआ है, एक्स इक्वल टू वाई, ओके फाइन। अच्छा, अब गेस करिए। नॉट इक्वल टू, श्योर है, क्यों आएगा, अगर कह रहे हो आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, दोनों ही बातें हैं। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से आएंगे कि ये सिंटेक्स सही है कि नहीं है, सही है तो जस्टिफाई करो, सही नहीं है तो जस्टिफाई करो, ऐसे कह के कोई नहीं निकल पाएगा, ठीक है। रीजन बताओ, इवन इवन वाइल्ड गेस विल वर्क। अच्छा, कैसे पता आप नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, न्यू नहीं कर रहे हैं, ओके। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट तो str1 इक्वल टू हेलो कहने का मतलब ही यही है कि वो एक ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है उसको, दोनों के एड्रेसेस अलग होंगे। अगर दोनों के एड्रेसेस अलग होंगे तो फिर x इज नॉट इक्वल टू वाई प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, चलो x इक्वल टू वाई प्रिंट हो रहा है, यानी दोनों का एड्रेस सेम है, ठीक है। अब दोनों के एड्रेस सेम है, इसके पीछे एक रीजन है। स्ट्रिंग को जेवीएम जब हैंडल करता है, जब प्रोग्राम रन करता है तो जावा वर्चुअल मशीन असाइन हुई एक प्रोग्राम के लिए, राइट। अब वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग पूल बनाएगा।
आपकी जो हीप है उसके अंदर एक स्ट्रिंग पूल बनाएगा, यानी थोड़ा सा स्पेस रिजर्व कर लेगा स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के लिए। अब स्ट्रिंग पूल का काम क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए आप एक फाइल रीड कर रहे हैं, बड़ी सी फाइल है, तो उस बड़ी सी फाइल में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिपीटेड होंगे, द, इज, एम, आर, दैट, इस तरह के वर्ड्स होंगे जो मेनी टाइम्स रिपीट होंगे। अगर हर बार जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनके हर बार ऑब्जेक्ट्स बनने लगे तो सीपीयू टाइम भी आपका वेस्ट होगा, मेमोरी भी वेस्ट होगी। फाइन। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जावा ने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई हम स्ट्रिंग पूल में देखेंगे, जब आपने पहली बार str1 इज इक्वल टू हेलो कहा तो हमने हेलो का नया ऑब्जेक्ट बनाया, यानी जेवीएम ने बनाया, है ना, और उसको उठा के स्ट्रिंग पूल में डाल दिया। फाइन। और दोबारा जब आपने str2 इज इक्वल टू हेलो कहा तो इसने दोबारा से नया ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय जाके एक बार स्ट्रिंग पूल में चेक किया, कहीं ये कंटेंट के साथ जो मीनिंगफुली इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट पहले से तो बना हुआ नहीं रखा है। अगर बना हुआ रखा है तो अब नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसी का रेफरेंस हम रिटर्न कर देंगे str2 में, so the addresses will be same. When the addresses are same, you will get the output x is not equal to y. That is why in this case also you will have to compare str1 dot equals str2, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन जब हमने न्यू लगा दिया था, तब हमने फोर्सफुली कहा था कि भाई str1 में जो तुम ऑब्जेक्ट असाइन करो उसको नया ऑब्जेक्ट बना के असाइन करो विद द कंटेंट हेलो, और जब str2 में नया ऑब्जेक्ट बनाओ तब भी नया ऑब्जेक्ट बना के असाइन करो, क्योंकि हम न्यू लगा रहे हैं। तो न्यू कीवर्ड जो है ये फोर्स कर रहा है जेवीएम को नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वेयर जब आप न्यू नहीं लगा रहे तो शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, तो अपने आप वो जेवीएम कंट्रोल में चीज को ले रहा है और देख रहा है कि कहीं इसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग पूल में मौजूद है, तो हम वहां से उठा करके इसका रेफरेंस वेरिएबल को हम उसका एड्रेस असाइन कर देते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि मेमोरी बचाए और ऑब्जेक्ट बनाने में जो सीपीयू टाइम खर्च होता है उसको भी बचाए, आपके प्रोग्राम को भी फास्टर करें। फाइन, एग्रीड? ओके। तो एक पॉइंट समझ में आई, प्रिमिटिव को कंपेयर करेंगे डबल इक्वल टू से, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे डॉट इक्वल्स मेथड से, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग पूल का काम आपने देख लिया, दैट इज मेंट फॉर ऑप्टिमाइजेशन। कई बार ऐसा भी कोड आएगा कि आपको सिंपली ये कहेंगे str1 इज इक्वल टू डबल कोट में वैल्यू कर दिया, str2 में डबल कोट में कर दिया और यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दिया। अब आप कहेंगे भाई हमने तो फंडा पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल्स मेथड से ही कंपेयर करना है, इक्वल्स मेथड नहीं यूज हुआ है तो इसका मतलब हमें आंसर मिलेगा दे आर नॉट इक्वल, लेकिन रिजल्ट हो रहा है दे आर इक्वल, है ना। तो ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। और इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे कि स्ट्रिंग पूल का कंसेप्ट क्या होता है जावा में, है ना। तो डिफरेंशिएशन ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। अब इस कोड को मैं कमेंट कर दे रहा हूं, इसको अनकमेंट करते हैं, एक बार वापस चलते हैं पुराने कोड पर। डिलीट नहीं कर रहा हूं, जब फाइल शेयर करूंगा तो कोड आपके पास कमेंटेड वे में रहेगा, ठीक है। वीडियो से आप मैच करके समझ सकते हैं कहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो वापस से आ गए, हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मैसेज प्रिंट करा था एंटर द नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग चॉइस स्कैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और रादर लेट मी मेक इट मोर सिंपल, तो रहने दो, एक दूसरी क्लास पे चलते हैं, ठीक है। टेस्ट जू क्लास है तो शायद तो कोड में लिख रखा होगा, एक मिनट। देखो टेस्ट जू क्लास है, इसमें हमने क्या कर रखा है, और जू क्लास भी है, जू में देखें एक बार। फाइन, जू क्लास देखो एक हमने बना रखा है, राइट। इस जू क्लास में क्या किया बताइए, एक मेथड डिक्लेयर किया हमने स्टार्ट शो, ठीक है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, लेट मी से एनिमल, थोड़ा सा हम पहले से ले जा करके आपको दिखा रहे हैं और ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। एनिमल, देखो ये कोड क्या कर रहा है, जू क्लास के अंदर आपने स्टार्ट शो एक मेथड बनाया, उसमें एक एनिमल टाइप का पैरामीटर डिक्लेयर किया, यानी इस मेथड को कॉल करते वक्त आप एनिमल का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, आप लायन का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं,
आप काउ का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, या जो भी जिसको हम कहें दैट इज एन एनिमल, उसका ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हायरार्की में हो, या फ्यूचर में आप कोई क्लास डिफाइन करें और उसको कहें एक्सटेंड्स एनिमल, इवन दैट कुड आल्सो बी पास। इस कोड पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा फ्यूचर के केस में, नए ऑब्जेक्ट भी अगर आप या नए चाइल्ड भी अगर आप एनिमल के बनाते हैं तो, ठीक है। इस कोड पे ये कोड ब्रेक नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि कोड इस तरह से हम डिजाइन करें कि फ्यूचर में जब कोड का एक्सटेंशन हो तो मिनिमम कोड पे इंपैक्ट हो इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन, यानी कंपाइल्ड कोड एक बार अगर कंपाइल हो गया है तो वी शुड स्ट्राइव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड शुड और द क्लासेस शुड नॉट बी फोर्स टू रिकम्पाइल्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस। चेंज का मिनिमम रेप्लिकेशन होना चाहिए। तभी ये आप देख रहे हैं इस क्लास में, चाहे हम एनिमल क्लास का नया ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर में अगर बनाते हैं और उस नया नया सब टाइप भी बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि न्यू क्लास से rat, fine, and rat extends animal, ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए ना। तो अब बताओ क्या जू क्लास के ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट शो मेथड कॉल करके मैं इसमें रेड का ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू लाइन कर सकते थे, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू काउ कर सकते थे, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू रेड भी आप कर सकते हैं। तो ये एनिमल ए टाइप का है, तो ये हर सब टाइप के ऑब्जेक्ट को रन टाइम में रिसीव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पास कर सकते हैं, इनफैक्ट पास करके हम देख भी लेंगे। तो उसमें जो ईच मेथड होगा वो रन करेगा, उसमें जो मूव मेथड होगा रेट में वो रन करेगा। अगर मेथड जैसे अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं करा है तो कहां से उठाएगा? एनिमल क्लास से उठाएगा। फाइन। अब चलते हैं हम टेस्ट जू पे। इस कोड को मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। इसको आप जो कमेंट कर रहा हूँ उस पर देखना ही मत, उसको भी थोड़ी देर बाद जब अनकमेंट करूंगा तब देखना। आप बस इतने कोड को देखो। क्या करा पास मैंने, देखो एनिमल एल इज इक्वल टू न्यू लाइन, एनिमल सी इज इक्वल टू न्यू काउ, राइट, एनिमल सी इज इक्वल टू न्यू काउ, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, ऑब्जेक्ट काउ का बन रहा है। एनिमल एल इज इक्वल टू न्यू लाइन, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का अगेन है, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है लाइन का बन रहा है, राइट। एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल, रेफरेंस वेरिएबल भी एनिमल का है, ऑब्जेक्ट भी एनिमल का बन रहा है, सारे वैलिड सिंटेक्स है। काउ सी1 इज इक्वल टू न्यू काउ, रेफरेंस वेरिएबल भी काउ का है, ऑब्जेक्ट भी काउ का बन रहा है, फाइन। एनिमल आर इज इक्वल टू न्यू रैट, अभी अभी हमने क्लास बनाया है, राइट, फाइन। इन सबको अब हम क्या कर सकते हैं, z डॉट स्टार्ट शो में एक एक के बाद एक पास कर सकते हैं, और सब में ये दोनों मेथड, स्टार्ट शो में हमने क्या कर रखा है, ईट मेथड और मूव मेथड को इन्वोक कर रखा है, तो जो भी हम पास करें उस पर ईट मेथड और मूव मेथड दोनों रन होगा, राइट। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए एक मेथड को हम रिमूव कर देते हैं, ईट ही को रहने देते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उनके अपने अपने ईट मेथड कॉल हो, जिनके पास अपने ईट मेथड नहीं है यानी ओवररिडन मेथड नहीं है, वो पेरेंट क्लास के ईट मेथड को कॉल करेगा, राइट। तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, कॉम्प्लिकेशन कम रहेगा। अब z डॉट स्टार्ट शो, जू का ऑब्जेक्ट बनाया, जू के ऑब्जेक्ट पे हमने स्टार्ट शो मेथड को कॉल करा, पास क्या कर रहे हैं, पहले पास करा सी, ठीक है। z डॉट स्टार्ट शो अब क्या पास करें बताइए, एल, नेक्स्ट एनिमल। फिर z डॉट स्टार्ट शो अब क्या पास करें, ए, ए इक्वल टू एनिमल ही है, राइट, ए पास कर दिया हमने। फिर z डॉट स्टार्ट शो अब क्या पास करें, काउ का C1, ठीक है। z डॉट स्टार्ट शो, सॉरी कॉमा लग गया, स्टार्ट शो लास्ट क्या ऑब्जेक्ट बता था, आर का, रेड का, ठीक है, जो अभी हमने बनाया है उस कोड के लिखने के बाद बनाया है, स्टार्ट शो मेथड को लिखने के बाद बनाया है, राइट। अब कितनी बार कॉल हो रहा है स्टार्ट शो, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ 5 बार कॉल हो रहा है, यानी 5 बार अलग अलग ईट मेथड कॉल होंगे। किस ईट मेथड पे कॉल जाएगा वो क्या डिसाइड करेगा, राइट साइड वाला कोड कि किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, फाइन। रन करके देखते हैं एक बार। एनिमल इज ईटिंग एनिमल फूड, फिर
लॉयन ईटिंग फ्लैश, एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, ये सारे एनिमल पे आ रहे हैं, यानी सिर्फ लॉयन के ऑब्जेक्ट के साथ ही ऐसा हुआ है कि मेथड ओवरराइड हुआ है, ठीक है। बाकी किसी भी क्लास के साथ मेथड ओवरराइड नहीं हुआ, बाकी सारे मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, एनिमल क्लास से आ रहे हैं, है ना। काउ में अगर आप देखेंगे तो काउ में देखिए ईट मेथड ये क्या है, ओवरलोडेड है, ओवररिडन नहीं है, फाइन। तो आ रहा है वो वाला ईट मेथड जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, कहाँ से आ रहा है, एनिमल क्लास से ही आ रहा है, राइट। फिर आप देखिए रेड क्लास में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है, पेरेंट क्लास से है। एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो एनिमल क्लास का ईट मेथड ही कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, राइट, फाइन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हमने कोड लिखा है ये प्रोग्राम टू सुपर टाइप को फॉलो करके लिखा है। पैरामीटर ये रिटर्न टाइप पेरेंट टाइप के टाइप का है और हम एक्सपेक्ट उसमें पास करने की कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड टाइप को, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम टू सुपर टाइप, यानी प्रोग्राम लिख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल एंड दैट इज मेंट टू एक्सेप्ट ऑल द इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पेरेंट क्लास एज वेल एज चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। तो एक कोड लिख रहे हैं वो मल्टीपल पर्पस को सॉल्व कर रहा है आपका, कर रहा है ना। वरना आपको फिर क्या करते, अगर आप इसकी जगह ऐसे लिखते लॉयन एल फॉर एग्जाम्पल, लॉयन ए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लॉयन के लिए अलग मेथड बनाना पड़ता, कैट के लिए अलग बनाना पड़ता, रेड के लिए अलग बनाना पड़ता। कल को आप फिश एक नया क्लास इंट्रोड्यूस करते, यानी अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए अलग मेथड बनाना पड़ता। अब यहाँ पे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपका फ्यूचर में जो एक्सटेंशन होगा उसके लिए एक तो मल्टीपल मेथड्स नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, प्लस फ्यूचर में नए जो क्लासेस ऐड होंगे, जो सब क्लासेस ऐड होंगे, उनके लिए ये मेथड रेडी टू वर्क है, ब्रेक नहीं करेगा, कोड कंपाइल से ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। विच इज वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग क्लीन कोड, ठीक है। बेटर कोड लिख रहे हैं आप, बेटर डिजाइन पे आप जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्क आप देखेंगे, जो नोवाइस डेवलपर होते हैं उनके सोचने का अंदाज कुछ और होगा और जो सीजन डेवलपर होते हैं उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा, लेकिन बेस्ड है इनहेरिटेंस पे ही, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना। जो आप सी प्लस से पढ़ के आ रहे हैं वही वही इनहेरिटेंस है, राइट। अब इस प्रोग्राम टू सुपर टाइप यहाँ मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, दिस इज प्रोग्राम टू सुपर टाइप, ठीक है। प्रोग्राम टू सुपर टाइप कहाँ यूज हो रहा है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, राइट। इन द पैरामीटर एनिमल ए दैट इज सुपर टाइप। इसको प्रोग्राम टू सुपर टाइप को एक लेवल और आगे ले जाते हैं, कैसे, वापस से हम जा रहे हैं टेस्ट ज़ूम में। अब तक 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट एनिमल्स के बना चुके हैं जिसको हमने ज़ूम में पास कर रखा है। जो ईट वाला काम है, यानी अब क्या होता है कि अगर अगर पूरे के पूरे सारे के सारे ज़ू एनिमल्स को हमें खाना खिलाना है ना, तो अब क्या होगा, एक बंदा सबके खाने लेकर के जाएगा दोपहर में एक टाइम में और सबको खाना डाल के चला आएगा, यानी एक टाइम में सबको कॉल हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ अगर 500 एनिमल्स है ज़ू में, तो ज़ू डॉट स्टार्ट शो मेथड हम 500 बार अगर कॉल करें तो उतनी बार कॉल जानी पड़ेगी। इससे चाहिए था कि हम सारे के सारे ज़ू एनिमल्स को एक लिस्ट में मेंटेन रखते और लिस्ट को पास कर देते और वो उस लिस्ट के उस ऑब्जेक्ट को निकाल करके आइटरेटिवली जो जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट है उस पर ईच मेथड कॉल कर लेता। ये ज्यादा बेटर तरीका होता है ना, होता ना भाई, गैस, इज इट ओके। तो अब आगे हमने क्या करा कि भाई इनको अलग अलग कॉल करने से अच्छा है कि हम इन अलग अलग कॉल्स को हटाते हैं, इसको हम डालते हैं कोड में, सोर्स में ऐड ब्लॉक कमेंट, ठीक है। और सॉरी, एनिमल का एक अरे लिस्ट बना ले, फाइन। लिस्ट में पहले हमने ऐड किया सी को विच इज काउ रेफरेंस वेरिएबल, फिर ऐड किया एल को विच इज लॉयन रेफरेंस वेरिएबल, फिर ऐड किया ए को विच इज एनिमल रेफरेंस वेरिएबल, फिर ऐड किया C1 को विच इज अगेन अ काउ रेफरेंस वेरिएबल वेयर टाइप इज आल्सो काउ, ठीक है। फिर हमने ऐड करा ए लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे अब ऐड कर दें रेट, राइट, यानी आर, फाइन, ठीक है। अब हम इस पूरी लिस्ट को चाह रहे हैं कि पास करें हम शो
स्टार्ट शो मेथड के अंदर। तो स्टार्ट शो मेथड को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्टार्ट शो मेथड को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? क्योंकि अरे लिस्ट में हम पास कर रहे हैं, यानी डायनेमिक अरे पास कर रहे हैं, हम जू क्लास के अंदर जाएंगे, वहां जाके हम कहेंगे एनिमल की जगह हम पूरे के पूरे एनिमल की अरे लिस्ट को ले रहे हैं। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, अरे लिस्ट ऑफ एनिमल। फाइन, कंट्रोल शिफ्ट ओ लगाइए, इंपोर्ट आ गया, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। फाइन, अभी पूरी की पूरी अरे लिस्ट ले रही है। अब अरे लिस्ट आ रहा है तो उस पर एटरेट भी करना पड़ेगा, सिर्फ ए डॉट रीड करने से तो काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट ये ए भी नहीं है, ए डॉट लिस्ट का है, अब इसको हम, ये ज्यादा बेटर है, राइट। फाइन, अब ये पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पे कौन सा लूप काम आएगा हमारे? एडवांस फॉर लूप या फॉर ईच लूप, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एनिमल टाइप का एक एक एलिमेंट एनिमल टाइप का है, तो टाइप डिफाइन किया एनिमल ए कॉलन ए लिस्ट, पूरी लिस्ट को यहाँ डाल दिया, राइट। और उस पर हमने क्या करा कि भाई हम जो भी ए में आ रहा है उस पर मूव मेथड कॉल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ए लिस्ट में बहुत सारे एनिमल हैं, हर एनिमल उठा उठा करके ए में डाला जाएगा, चाहे वो लायन का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कैट का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एनिमल का ही ऑब्जेक्ट हो या रैट का ऑब्जेक्ट हो। उस पर जो कॉल जाएगी वो क्या जाएगी, ए डॉट से फॉर एग्जाम्पल मूव और ईट वट एवर, ठीक है। ये कॉल जो जाएगी वो डायनेमिकली डिस्पैच होगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर गेटिंग। उसको एनिमल से, एनिमल के रेफरेंस टाइप से मतलब नहीं है, राइट, करेक्ट। पूरी लिस्ट हम पास कर रहे हैं, चला के एक बार देख लें टेस्ट जू में। सेम 5 अच्छा मेथड हमने कॉल नहीं करा, सॉरी, ऐड तो कर दिया है हमने। z डॉट, z इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जू, z डॉट स्टार्ट शो, इसमें ए लिस्ट को पास भी तो करना होगा ना, अरे लिस्ट को पास भी तो कर रहे हैं, ये वाली लिस्ट को इसमें ऐड करा है हमने, पास कर दिया तब तो पास होगा और रन होगा, राइट। अब आपका सेम आपको फिर से मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, what we can do is instead of calling it array list, rather we should have called it a list. We know that list is a super type of array list and list is a super type of linked list, ठीक है, दोनों ही लिस्ट है। लिंक लिस्ट इज अ लिस्ट, अरे लिस्ट इज अ लिस्ट, तो लिस्ट सुपर टाइप है, ये हमको पता है, राइट। पहले ही हमने कहा था चाहे डायनेमिक अरे हो या लिंक लिस्ट हो, दोनों ही लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो इस कंडीशन में अगर हम लिस्ट को यूज कर लें तो हम इसमें अरे लिस्ट का कलेक्शन भी पास कर सकते हैं और लिंक लिस्ट का कलेक्शन भी पास कर सकते हैं, फाइन। ये एरर क्या दिखा रहा है बताओ भाई, क्या करना चाहिए मुझे? इंपोर्ट मांग रहा है भाई, फाइन, या तो कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो कीबोर्ड से या फिर इंपोर्ट ऐड कर दो। और ये अरे लिस्ट को हमने हटा दिया है, अरे लिस्ट के लिए क्या बोल रहा है ये, द इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट नेवर यूज्ड, क्योंकि अरे लिस्ट हटा दिया हमने, लिस्ट यूज कर लिया है। इसको आप चाहे तो कमेंट आउट कर लें, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोई भी चीज जो यूज नहीं हो रही है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, उसको कोड से हटा दें, ठीक है। अब ये लिस्ट ले रहा है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस अरे लिस्ट को हम अगर हम रिमूव कर दें लिंक लिस्ट से, सेम गोज हियर, इंपोर्ट मांग रहा होगा, अच्छा इंपोर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या पास हो रहा है सेम मेथड के अंदर, अब लिंक लिस्ट पास हो रही है, ठीक है। रन करेंगे, उसमें भी लिंक लिस्ट में भी ऐड मेथड है, लिंक लिस्ट में भी रिमूव मेथड होगा, सारे मेथड सेम होंगे क्योंकि दोनों ही लिस्ट है, ठीक है, तो मेथड कॉमन रहेंगे, राइट। आप इसको रन करेंगे, सेम आउटपुट आपको यहाँ भी मिलेगा। वो बात अलग है कि भाई अरे लिस्ट में रीड करना और मतलब एलिमेंट को रीड करना अरे लिस्ट में, जिस तरह से रीड करेगा, इंसर्ट करेगा और डिलीट करेगा, लिंक लिस्ट में उसके एल्गोरिथम बदल जाएंगे, है ना, एल्गोरिथम बदल जाएंगे। बट वी कैन पास नाउ द इंस्टेंसेस ऑफ बोथ अरे लिस्ट एज वेल एज द लिंक लिस्ट,
ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं भाई? बस अभी खत्म करेंगे, थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लें। बाय द टाइम एनी डाउट्स? कितने लोग को समझ में आ रहा था, हाथ उठाओ। ओके, जिन लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको क्विकली जा करके जितनी जल्दी हो सकता है अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग समझिए, ठीक है, तब आपको बात समझ में आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। फाइन। अब ये बताओ कि जब हमने जू में इसको लिस्ट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दिस इज अगेन वन लेयर ऑफ प्रोग्राम टू सुपर टाइप। पहले हम क्या कर रहे थे, किसी भी टाइप के एनिमल को पास कर दो, चूंकि एनिमल सुपर टाइप है एक्सेप्ट कर लेगा कोड। अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, किसी भी टाइप के लिस्ट को जो एनिमल्स कंटेंट करता है उसको भी पास कर दो तो भी हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। टू लेयर्स ऑफ सुपर टाइप, ठीक है, प्रोग्राम टू सुपर टाइप की दो लेयर हमने ऐड कर दी फंक्शनलिटी में। नाउ दिस इज इवन मोर जेनरिक कोड हमारे लिए। कमिंग टू टेस्ट जू, why we are still using array list and linked list, rather हम कहते हैं कि लिस्ट, सिंपली यहाँ पे लिस्ट बोलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ओ लिस्ट को इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बेटर कोड होता है। जैसे हम एनिमल ए बोलते थे पेरेंट टाइप से, तो जब लिस्ट सुपर टाइप है तो हम अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? चाहे ऑब्जेक्ट लिंक लिस्ट का बने चाहे अरे लिस्ट का बने, डिफर तो लिस्ट से हो सकता है। दिस इज द मोर बेटर कोड, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ, मैं इस तरह का कोड लिख रहा हूँ, अरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट टू कर देते हैं, इसको लिस्ट वन कर देते हैं समझने के लिए, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, फाइन। फिर मैं कहूँ लिस्ट लिस्ट थ्री इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ऑल दीज आर वैलिड, राइट। फिर मैं कहूँ लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट फोर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, एंड सेम could be done with linked list also, ठीक है। so string किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है? पहले आइए लाइन नंबर 75, ये वाला कोड। दो प्रॉब्लम है,
एक तो टाइप में हमने सुपर टाइप को यूज नहीं करा है, जो कि ज्यादा सही तरीका होता। दूसरी टाइप मैंने टाइप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है, यानी टाइप चेक नहीं करा है प्रॉपरली। इसका मतलब इसकी टाइप चेकिंग किस पे होगी, रन टाइम पे होगी। रन टाइम में दो प्रॉब्लम होगी, एक तो रन टाइम पे जब टाइप चेकिंग होगी तो टाइप चेक करने वाला कोड जो है एक्स्ट्रा रन करेगा, कोड को स्लो करेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर रन टाइम पे जो मेथड में कॉल कर रहा हूँ उस पर सही ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आएगा, यानी कोड आपका टर्मिनेट भी हो सकता है। दो मेजर प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कोड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट। टाइप चेकिंग तो हमने कर दी, यानी जिस स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट और उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, ये हमने सर्टन कर दिया, यानी स्पीड और प्रोग्राम के रन टाइम पे फेलियर यानी एक्सेप्शन आने की प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। बट अगेन हमने इसको अरे लिस्ट यहाँ पे लिख रखा है, यानी रेफरेंस टाइप को प्रोग्राम टू सुपर टाइप के जो जो कंसेप्ट है उसको हम पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। फाइन, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, लिस्ट लिस्ट 3 इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बताइए। टाइप कास्टिंग नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ रेफरेंस वेरिएबल तो लिस्ट सुपर टाइप का यूज कर रखा है, यानी प्रोग्राम टू सुपर टाइप को कंफर्म कर रहे हैं, बट टाइप चेक, स्ट्रिक्ट टाइप चेक हमने नहीं लगा रखा है, यानी जेनरिक यूज नहीं कर रखा है, विच इज अगेन नॉट अ गुड थिंग। नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन कोड। ये हम बता रहे हैं कि लिस्ट रेफरेंस वेरिएबल है, चाहे उसमें अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डालें चाहे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट डालें, कोड में आगे चाहे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। टाइप चेक है, यानी स्ट्रिंग टाइप के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आप इसमें डाल सकते हैं। अगर डालने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया है, अब मैं बोलूँ लिस्ट 4 डॉट एड और उसके अंदर एनिमल का कोई ऑब्जेक्ट सी आर, राइट वाला आर डालने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, कंपाइलेशन में एरर आ रही है। क्या कह रहा है, द मेथड एड स्ट्रिंग, यानी दिस मेथड एड ऑन द लिस्ट 4 इज मेंट फॉर स्ट्रिंग बिकॉज यू हैव पुट अ टाइप, जेनेरिक्स में टाइप चेक आपने कर रखा है, टाइप चेकिंग कर रखी है। इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट एनिमल, यानी एनिमल का ही चाइल्ड है, राइट, तो एनिमल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइन, ठीक है। अगर ऐसे करें, अरे लिस्ट ऑफ से स्ट्रिंग लिस्ट 5 इज इक्वल टू न्यू, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, बट स्टिल क्यों नहीं है वो हम आगे देखेंगे। मान लीजिए अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो क्या ख्याल है, array list is a link, is a list, linked list is a list, but not every list is a array list, it could be a linked list also। तो इज रिलेशनशिप फॉल्स हो गया। जैसे हम कहते थे लाइन इज अ कैट, काउ इज द लाइन इज अ एनिमल, कैट इज अ एनिमल, लेकिन एनिमल इज नॉट नेसेसरली अ काउ और अ लायन और अ कैट, ठीक है, सेम कंडीशन। फाइन, चलो यहाँ पे रोकते हैं।